सर मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, दिनेश भाई जांगा साहब पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, बहुत जो पिंटू है वो माइंड का थोड़ा वीक है, कमज़ोर है। उसको पहले भी अहमदाबाद में भर्ती किया। मैं तो बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और आशीष भाई को आए हुए जुम्मे चार ने मेरे को फ़ोन पे कहा कि मुझे अगर तू 50,000 रुपया दे देता है तो तेरी मंजूरी में ला के वहाँ पे ईंट उतार के अपने खुद के माथे पे वो मारने आपको तो श्री दिनेश चंद्र जांगा कहता है। और मैं भी आज वीडियो बना रहा हूँ तो मैं तुझे हो कितने पानी में हो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और आप किसकी कठपुतली हो ये भी मुझे कहने की ज़रूरत। हर बिजनेस की अपनी एक उम्र होती है और आपकी कला की उम्र अब ख़त्म हो चुकी है, ये मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। सागवाड़ा नगर के विकास के लिए आए दिन हमने देखा है, जैसा आप सभी जानते हैं, समाज सेवी हो, राजनेता हो या आम जनप्रतिनिधि या नागरिक, सब आगे होकर काम करने के लिए आते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि कुछ मोह माया ऐसी होती है जिसकी वजह से कहीं पर दाग भी लगते हैं तो कहीं उनको वाहवाही भी मिलती है। यहाँ पर कुछ एक मामला पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में आया हुआ है और इनका शख्सियत का नाम हम अगर लें तो आप सभी जानते हैं, दिनेश जांगा, जो एक समाज सेवी के रूप में सागवाड़ा में उभर कर सामने आए हैं। और अतिक्रमण के मामले हो या फिर कोई और दुकानों के मामले हो या कहीं पर सड़क पर पार्किंग के मामले हो, या ऐसे मामलों में अक्सर दिनेश जांगा का नाम सुनाई देता है। और पिछले दिनों जो 52 पट्टों का मामला था, दुकानों का मामला, उसमें भी वो चर्चाओं में आए हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो शहर में अन्य जगहों पर भी अतिक्रमण को लेकर बार बार उनकी आवाज़ सागवाड़ा में गूंजती हुई नजर आई है। लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है, इसे आज दिन तक किसी ने नहीं देखा। तो हमारे साथ में एक शख्स बैठे हुए हैं जिनका नाम है प्रसाद पटेल, जो डी ब्लॉक पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा के निवासी हैं। कुछ राज खोलने वाले हैं दिनेश जांगा के। अब ये कौन से राज हैं, क्या हैं, ये तमाम विषय को लेकर हम इनसे एक मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये विषय को लेकर हमारे सामने सागवाड़ा लाइव न्यूज़ पर उपस्थित हुए हैं तो उनके पास ऐसे कौन से सबूत हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो लेकर जनता के बीच में आना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताएं कि आज आप जिस विषय को लेकर सागवाड़ा लाइव न्यूज़ से मुलाकात कर रहे हैं वो विषय क्या है, और ये सागवाड़ा लाइव न्यूज़ पर आम जनता को शेयर करने का आपका मकसद क्या है? सर, मैं दोनों आपकी बातें का जवाब देता हूँ। पहला तो ये है कि सर मैंने एक वीडियो देखा श्री दिनेश भाई जांगा साहब का। उन्होंने चीख कर कुछ कहने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की सागवाड़ा की जनता को, और उसी चीज़ को मैं भी जितना समझ पाया हूँ उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो किस तरह से पब्लिक को इकट्ठा करते हैं, उनके पास ऐसी क्या कला है कि वो पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और कैसे लोगों की समस्याओं को और बढ़ाते हैं जी। तो इस पे मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। बताएं। जैसा कि आपने बताया कि उनके पास ऐसी एक कला है जिस कला के माध्यम से वो लोगों को इकट्ठा करते हैं और चीख कर वो किसी मुद्दे को उठाते हैं। तो जो कला है, जिस कला के बारे में आप कहना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा खुल के बताएं, क्या कला है? जी सर, किसी भी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच बनाना पड़ता है और उस मंच के लिए कोई अपना साथ देना चाहिए। तो दिनेश भाई जांगा साहब के पास एक बहुत बड़ी शख्सियत का हाथ है। वो इस प्रकार के कुछ भी काम करवाना चाहते हैं तो दिनेश भाई जांगा बिल्कुल आगे हो जाते हैं। वो अपना कंधा हमेशा तत्पर रखते हैं कि आप जो भी चाहो मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाओ, वो गोली हमेशा सही जगह लगेगी, ऐसा उनका मानना है। और सागवाड़ा में आप हमारे कॉलोनी में आके सर्वे करोगे तो 50, 100, 500 लोग उनसे परेशान हैं। उनके घरों के अतिक्रमण, फर्जी पट्टे, ये सब उनके रोज का काम है सर। ये डेली कोर्ट में घूमते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। आज मुझे सर इस मंच पे इसलिए आना पड़ा कि उन्होंने आज के वीडियो में मेरे पिताजी का नाम लिया, श्री बंशीलाल कलाल। और मेरे पिताजी का 8 दिन पहले अहमदाबाद के SGVP
हॉस्पिटल में उनको हार्ट अटैक आया। और आज सर मैंने दिनेश भाई को फ़ोन किया, टाइम भी मैं बताता हूँ सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि 4:18 पे मैंने उनको कॉल किया कि सर आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपने गामठवाड़ा में जो अतिक्रमण किया था और आपने जो 14 साल तक बिल्डिंग बना के उसका किराया खाया, आपके किराया 17,500 रुपये था, 14 साल तक आपको किराया मिला, आप कहीं नुकसान में नहीं हो, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको तोड़ दिया। लेकिन सर आप उसको फिर बनाइए। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन या हमारे रिश्तेदार कभी भी आपके कार्य में कोई व्यवधान नहीं डालेंगे। लेकिन आप प्लीज़ ऐसा मत बोलो कि मेरे पापा भूमाफिया हैं, क्योंकि उनका हार्ट अटैक आया है, लोग मिलने आ रहे हैं। और एक बंदा मेरे घर पे आया और बोलता है दिनेश भाई जांगा आपके बारे में ऐसा बोलता है। तो सर दिनेश भाई मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप कहोगे तो आपके पैरों में तब तक झुका रहूँगा जब तक आप मुझे माफ़ नहीं कर दोगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझको मेरे पापा की ज़िंदगी प्यारी है। आपके लड़ाई झगड़े अतिक्रमण से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं मेरे पापा का शव आपके घर पे रखूँगा। आप आपकी लड़ाई लड़िए, आपको ये भी पता है कि आपके पीछे कौन आपको साथ दे रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपये मिल रहे हैं तो 1 लाख रुपये दिनेश भाई जांगा साहब को भी मिल रहे हैं। तो दिनेश भाई जांगा साहब को ये समझना चाहिए कि वो कितने बड़े कलाकार हैं। तो लोगों का भला करके भी आप कमाओ ना, इस तरह से हमेशा अतिक्रमण में ही क्यों उलझे रहते हो? मतलब यहाँ पर जैसा कि आप जो कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा खुल कर कहिए। जैसा आप बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए अगर मिल रहे हैं तो उसमें से 1 लाख दिनेश जांगा को भी मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा खुल कर बताइए क्या है मामला पूरा। खुलकर सर मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर इस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एसडीएम साहब का नाम लेते हैं, जितेंद्र सिंह जी जो अपने नगर पालिका में कार्यरत हैं उनका नाम लेते हैं कि मैं कानून सब जानता हूँ, मैं ये करता हूँ और आप मेरे भाईजन हो, मेरे को आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मुझे सर ऐसा नहीं लगता है कि आप एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप एसडीएम साहब को डरा रहे हो। एसडीएम साहब को डरा रहे हैं। तो इस तरह का जो कला आपका प्रदर्शन कर रहे हो तो उससे क्या है सर, आजकल पब्लिक इतनी फ्री है कि कहीं पे कुछ झगड़ा होता है तो तुरंत पब्लिक इकट्ठा हो जाती है और उस पब्लिक को ये जगह नकली फर्जी पट्टे और ये और इस तरह के ये काम जो दिनेश भाई जांगा कर रहे हैं। सर मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, दिनेश भाई जांगा साहब पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, बहुत बुद्धिमान है। लेकिन सर जो गरीब लोग हैं उनका तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम्हारे को कोई अच्छा काम करना है, किसी पैसे वालों को लूटो, हमको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सर ये जो इसके ऊपर बहुत बड़ी शख्सियत का जो हाथ है वो सर ये सब राजनीति हो रही है और मेरे को इस राजनीति से, इन अतिक्रमणों से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे किराना की एक छोटी सी दुकान है, मैं मेरा इतना कमाता हूँ कि मेरे माता पिता को कोई तकलीफ़ हो जाती है तो मैं वहाँ जाके उनका इलाज कराता हूँ। लेकिन सर ये बीच मार्केट में वीडियो बने के बंशीलाल कलाल भू माफिया फर्जी पट्टे बना देता है, फर्जी नक्शे बना देता है। सर हमारे कोई खोडनिया साहब हमारे परिचित है क्या? क्या भजनलाल जी शर्मा हमारे परिचित है क्या? और परिचित भी हो तो इल्लीगल काम कोई होता है क्या? तूने देखा है क्या मेरे पिताजी को फर्जी बट्टे बनाते हुए? तो इस तरह का क्यों किसी को फिर से हार्ट अटैक आ जाए, फिर से कोई आदमी टेंशन में आ जाए या तेरे से लड़ाई झगड़ा करने आ जाए? हो सकता है मेरे पिताजी समझदार हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं तेरे घर पे पहुंच गया कि तूने मेरे पिताजी के बारे में ऐसा कैसा बोला। तो दिनेश भाई जांगा प्लीज़ आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा मत करो, वरना प्रोटोकॉल मैं भी जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं है, पर सर हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, हम तो शांति से 2 रोटी कमा लेते हैं और शांति से हम हमारा काम करना चाहते हैं। दिनेश भाई को कहो लोगों को और गुमराह नहीं करें, और आप इस तरह से अगर करोगे तो हो सकता है आप करोड़ोंपति बन जाओगे, लेकिन भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है जब वो पड़ती है। वही मैं उनको समझा रहा हूँ सर, आप इनके घर पे जाके देखो सर, एप्लीकेशनों के ढगले हैं इनके घर पे। और हर व्यक्ति को सर कहीं पे कोई मंदिर में के पास कोई रास्ता है,
अरे सर मंदिर के पास रास्ता अगर चौड़ा होगा तो लोगों को फ़ायदा है ना, तू तो उसका भी विरोध कर रहा है, तो क्या तू नेता है? और वो बोलता है सर मैं तो बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, और आशीष भाई को आए हुए जुम्मे 4 दिन हुए। तो भाई बीजेपी का सक्रिय नेता है तो चेयरमैन भी बीजेपी का है, तेरे को उनके पास जाके बैठना चाहिए, उनको लोगों की तकलीफ़ें बतानी चाहिए। तू तो किसी और की गोद में बैठा है, ऐसा क्यों? यहाँ पर सर मैं जो आप उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से उनका नाम अतिक्रमण को लेकर चर्चाओं में हमेशा रहता है, और आपके साथ में जो आप जो बात बता रहे हैं अतिक्रमण को लेकर ही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो अतिक्रमण को लेकर जो आवाज़ उठाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और उस अतिक्रमण को हटाने की जो आवाज़ वो उठाते हैं उसके पीछे का राज क्या है? जैसा कि आपने बताया कि 10 लाख रुपए का अगर मामला है तो 1 लाख उनको जाते हैं, क्या वो किसी को दबाव में बनाकर या इस तरह से करके पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मैं ऐसा ही कहना चाहता हूँ। जी बताएं। मैं आपको बताऊंगा सर कि मैंने पुनर्वास कॉलोनी में एक छोटा सा घर बनाया है, जी जी, और वहाँ पे मुझे नगर पालिका की मंजूरी लेनी थी। मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, जितेंद्र सिंह जी थे तब, जितेंद्र जी जो भी। तो सर मेरा पड़ोसी, मेरा पीछे रहने वाला, मेरा दाएं रहने वाला, मेरा बाएं रहने वाला, किसी का विरोध नहीं था, लेकिन दिनेश भाई जांगा जो मुझसे सैकड़ों कदम दूर रहते हैं, उनका ऑब्जेक्शन आया, और ऑब्जेक्शन मानने के बाद उन्होंने मेरे को फ़ोन पे कहा कि मुझे अगर तू 50,000 रुपया दे देता है तो तेरी मंजूरी मैं ला के दूँगा। मैंने कहा, वो बताते हैं कि 50,000 रुपये मुझे दे तो मैं मंजूरी सामने से ला के दूंगा। मैंने कहा भैया मंजूरी आप कैसे ला के दे सकते हो, मंजूरी तो नगर पालिका वाले देंगे। फिर मैंने जितेंद्र जी को कहा कि जितेंद्र जी वो दिनेश भाई ऐसा कह रहे थे तो ऐसा है क्या? तो जितेंद्र जी ने कहा आपका काम प्रोसेस में है, आपको मंजूरी मिल जाएगी। और सर मुझे बिना किसी पैसों के जितेंद्र जी ने मंजूरी दिलाई। तब मैंने दिनेश भाई साहब को कहा कि देखो मैं बिना पैसों के मंजूरी लाया। तो इस तरह से, अच्छा सर अतिक्रमण की जहाँ तक बात है, तो अतिक्रमण में क्या हुआ था कि सर 11 भूखंड अलॉटमेंट हुए थे आज से 10-15 साल पहले। तो 10-15 साल पहले एक दुलजी भाई नाई करके एक भूखंड था, तो उसको मेरे पापा खरीद रहे थे। तो उसने कहा दिनेश भाई ने कि अगर ये भूखंड मेरे को आधा खरीदने दोगे तो मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, वरना मैं ये नीलामी नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। तो मेरे पिताजी ने झगड़े का मुंह काला ऐसा सोचते हुए दिनेश भाई साहब को 7.5 बाई 30 की आधी दुकान खरीदने दी उनको। हाँ, उसके बाद क्या हुआ सर, वहाँ पे एक बोर करवाया हमने। उसमें कोई चार्ज किया पैसा या किस? नहीं, उस समय उन्होंने अपना पैसा देके रजिस्ट्री करवा ली उनके खुद के नाम। उसके बाद क्या हुआ कि उस जो 15 बाई 30 का पूरा भूखंड था उस पर सर 7.5 बाई 30 उनका था, 7.5 बाई 30 हमारा था। तो हमने सम्मिलित एक बोर करवाया। बोर को दिनेश भाई ने कहा कि आधे पैसे मैं दे दूंगा, और सर हमारा किस्मत से उस बोर में पानी नहीं आया। तो जो बोर करने वाला आया था, पानी आए कि नहीं आए उसको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो दिनेश भाई ने हाथ ऊँचे कर दिए कि वो पानी आता तो मैं देता, पानी नहीं आया तो मैं पैसे नहीं दूंगा। तो उस बात का लेके विवाद चला। मेरे पापा ने लोगों से रिक्वेस्ट भी की कि भाई ये जो भी 20-22 हज़ार रुपया का बिल बना है, तो इस तरह से इसने आधे आधे का बोला था, तो पानी नहीं आया है तो उसमें मेरी क्या गलती है, पानी आता तो मुझे भी लाभ होता। तो सर उस झगड़े को उसने इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि बढ़ाते 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 सर वो उस जगह पहुंच गया जहां पे अलॉटमेंट कभी हुआ ही नहीं था। तो मेरे पापा ने फिर उसको विरोध किया कि ये 5 दुकानें ये बनी है, 5 दुकानें ये बनी है, बीच में कोई पूरी सड़क है, तू आगे क्यों बढ़ रहा है? मेरे पास पट्टा है, मैं बनाऊंगा। तो पट्टा है तो दिखा है, तो तुम कौन होते हो देखने वाले? कोई विभाग आएगा तो मैं जवाब दूंगा, तुम कौन हो, आइए नो जाइए नो। इस तरह से मेरे पापा से वो बहस करने लगा। तो मेरे पापा ने कहा मेरे भाई तेरी इच्छा वैसे बना, और उसने वहाँ पे बिल्डिंग बना दी। और 14 साल सर उसने वो बिल्डिंग किराए पे दी, 14 साल तक उसने किराया खाया। और गवर्नमेंट में जांच चली, और गवर्नमेंट ने, नगर पालिका ने, एसडीएम विभाग ने, जितने भी विभाग है सब ने वहाँ पे खड़े रह के उसको जमी जोत कर दिया। और उसने वहाँ पे ईंट उतार के अपने खुद के माथे पे वो मारने लगा कि इसको गिराओगे तो मैं अपने आप को मार दूंगा।
ये सब सर मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सब हुआ था और आप आस पड़ोस के जो लोग हैं सबसे पूछ सकते हो। जानते हैं जी सर। तो इस तरह का सर ये आतंक फैलाने में इतना मास्टर आदमी है। मैं तो कह रहा हूँ सर, तू इससे ज़्यादा आतंक फैला, तू गरीबों को लूट मार कूट, मेरे को कोई लेना देना, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि आज मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है और वो घर पे रेस्ट कर रहे हैं, उनको लोग मिलने आ रहे हैं, तो तू तेरे वीडियो में उनको भूमाफिया, बंशीलाल कलाल ऐसे अपशब्दों का उपयोग मत कर। तू अपने आप को तो श्री दिनेश चंद्र जांगा कहता है और मैं भी आज वीडियो बना रहा हूँ तो मैं तुझे भाई कह रहा हूँ। तो मेरे फादर की तो 72 साल उम्र है, तू भी तो थोड़ा तमीज से पेश आना यार। इतना मानवीय दृष्टिकोण तो तुझको भी रखना चाहिए ना। तो सर इस सब चीज़ों से परेशान होके मैं आपके शरण में आया हूँ और कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि दिनेश भाई जांगा साहब, आप लोगों को अब ज़्यादा मत उलझाओ। आप कहाँ हो, कितने पानी में हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और आप किसकी कठपुतली हो ये भी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वीडियो जो देखेंगे वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि दिनेश चंद्र जांगा साहब किसके इशारे पे नाचते हैं। जैसा कि सर अतिक्रमण के मामलों को लेकर अक्सर वो आए दिन कहीं ना कहीं अतिक्रमण, जहाँ पर भी अतिक्रमण दिखता है वहाँ पर वो आकर खड़े हो जाते हैं, और ऐसे मामले में इससे कई मामले हमारे सामने भी आए हैं जो अतिक्रमण को लेकर आए दिन उनके पास एक थैला परमानेंट रहता है और उसमें अतिक्रमण के ही कागजात रहते हैं। तो थोड़ा सा खुलकर बताएं आपकी इस मामले को लेकर, वो अक्सर अतिक्रमण को लेकर ही आगे क्यों रहते हैं? अतिक्रमण बाबा के नाम से लोग लगभग उनको जानने लग गए। सर देखो, मैं कोई 10, 15, 20 साल की बातें नहीं करूँगा। अभी हाल ही में जो अपने 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है नगर पालिका का, उसकी ही बात करूँगा कि अपने पड़ोस में क्या हो रहा है ये हर व्यक्ति को पता होता है क्योंकि वो पास में रहता है। लेकिन दिनेश चंद्र जी जांगा साहब को पूरे एरिया का पता है, हर एरिया में क्या हो रहा है, किसका क्या अतिक्रमण चल रहा है, उसको उनको सब जानकारी है। तो सर वो उनका मकान हर अतिक्रमण के पास है क्या? ऐसा नहीं है सर। पिछली जो आशीष भाई अभी नए चेयरमैन बने, उसके पूर्व जो सत्ता थी, तो उन लोगों के पास हर चीज़ की जानकारी थी। उन्होंने दिनेश भाई साहब को बिठा के समझाया कि इस मैटर पे तुझे बोलना है, इस मैटर पे तुझे इस तरह से परेशान करना है ताकि लोग हमारे पास आए, और हमारे पास जब आएंगे तो हम सेवा करेंगे, और सेवा करेंगे तो मेवा भी खाएंगे, और मेवा हम खाएंगे तो तुझे भी खिलाएंगे। तो इस कारण से ये दिनेश भाई जगह जगह अभियान में सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि सर उनको भी मेवा खाने को मिलता है। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं सर एवरीबडी इज करप्टेड, सारे मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। अपन किसी का नाम नहीं लेते हैं अपन, क्यों? क्योंकि सर अपन एक व्यापारी आदमी है सर। हर व्यापारी आदमी डरता है कि यार जाने देने यार, तेरे क्या पड़ी है यार, वो बहुत बड़ा आदमी है यार। तो दिनेश भाई साहब, अब आपका गेम ख़त्म हो गया। अब आप लोगों के आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हो। क्यों? क्योंकि एक हर बिजनेस की अपनी एक उम्र होती है, और आपकी कला की उम्र अब ख़त्म हो चुकी है। ये मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। लेकिन मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि मेरे पिताजी के बारे में, आज के बारे में कुछ बोलना मत, वरना मैं भी प्रोटोकॉल जानता हूँ हर विभाग के। ऐसा नहीं है कि तेरे को ही बोलने आता है और सरस्वती तेरे पास ही है, या कला सिर्फ भगवान ने तेरे को ही दी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम छोटे लोग हैं तो हम हमारी मर्यादा में रहते हैं, हम हमारी औकात में रहते हैं। नहीं, वो तो ये भी बोलते हैं सर कि अतिक्रमण के मामले को लेकर अगर कहीं पर भी मैं गलत हूँ तो मैं जेल चला जाने के लिए भी तैयार हूँ, जैसा कि आपने सुना ही होगा। सर जेल जाने के लिए वो तैयार रहते हैं। उनको ये भी पता है कि जेल में भी खाना मिलता है और मेरे घर में भी खाना मिलता है, बात वो नहीं है सर। लेकिन सर कोई अधिकारी के सामने वो इस तरह से कला का प्रदर्शन करता है कि अगर मेरी बात नहीं सुनी तो मैं कानून जानता हूँ, तो फिर वो अधिकारी 2 मिनट के लिए सोचता है कि यार कहाँ इस पागल से माथा चढ़ाना। और वो अधिकारी जो है सर, वो नौकरी करने आया है सर, वो उससे नहीं उलझता है सर। तो जगह इसने किसी को भी उलझने नहीं दिया है, इसलिए आज दिन तक ये जेल में नहीं गया है। मतलब कि एक तरह का आप ये कहना चाहते हैं कि ब्लैकमेलिंग, एक तरह का खूंखार दिमाग वाला आदमी है ये सर। अगर इसने अच्छे कार्य किए होते तो ये सागवाड़ा का चेयरमैन भी बन सकता था, ये राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने लायक आदमी है। लेकिन सर
ये आदमी हमेशा दूसरे बुरे कार्यों में ही इसका दिमाग लगता है। इसको समाज की जाजम पे भी कोई नहीं बैठने देता। ये आप जैन समाज में जाके पूछ सकते हैं, अगर मैं ज़रा भी झूठ बोल रहा हूँ तो सर। इसने एक घर बाकी नहीं रखा है कॉलोनी में सर, एक घर सर, किसी भी घर पे इसने है ना, ये हमेशा मारपीट करता रहता है, ब्लेड मार के थाने में चला जाता है। मुझे भी एक दिन जैसी हुई थी, एक दिन की। मेरे को कोर्ट में जमानत सर 2-3 हज़ार रुपये खर्च करता तो मुझे जमानत मिल सकती थी, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि लोगों को सिंपैथी मिलनी चाहिए अपने को, कि इस आदमी ने इस भले आदमी को जेल में डाला। और मैं और मेरे पिताजी दोनों एक दिन की जैसी जेल में हमने की थी सर। उसकी तारीख बता सकता हूँ, उसका वार बता सकता हूँ, मैं सब चीज़ बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि सर हम, पर सर अब अति हो गई है सर, इस आदमी ने अति कर डाली है सर। इससे ज़्यादा मैं इस सहन करने की हिम्मत नहीं रखता हूँ सर। तो जैसा कि प्रसाद पटेल, इन्होंने दिनेश झांगा के बारे में जो जो बातें बताई, आम जनता समझदार है, सब कुछ जानती है। आप सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस विषय को लेकर आप भी अपनी अमूल्य राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें कि दिनेश झांगा जो समाज सेवा के रूप में कार्य करते हैं, अतिक्रमण को लेकर जो कार्य करते हैं, उसके बारे में आप कितना जानते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन प्रवीण सिंह राव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।